तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि हान फाई अपनी तलवार का नाम बताने वाला होता है और वो अपनी तलवार को उठा करके बताता है कि मेरी तलवार का नाम है द नीलन। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है पर्पल ऑर्चिड हाउस पर, जहाँ पर जीनू होती है और वो दौड़ते हुए जब ऊपर वाले कमरे पर जाती है तो वहाँ देखती है कि एक लड़की का मर्डर हो चुका होता है। और तभी वहाँ पर हान फाई भी आ जाता है, जो ये सब देख के एकदम चौंक जाता है और सोचने लगता है ये किसने किया है। तभी कहानी शिफ्ट होती है और हमें एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये सब लोग पर्पल ऑर्चिड हाउस में बैठे रहते हैं और जनरल के बारे में बात कर रहे होते हैं। और ये लोग बताते हैं कि जनरल की सबसे बड़ी ताकत उसके 4 फियरलेस वॉरियर हैं जो कि नाइटफॉल से आए हुए हैं। और वो बताते हैं कि ये लोग बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं और यही हैं जो हान सेक्ट की बर्बादी चाहते हैं और जनरल के साथ में हैं। तभी जीनू बताती है कि पर्पल ऑर्चिड हाउस इन्हीं लोगों पर नज़र रखने की कोशिश करता होता है। तभी हान फाई वेजुआंग से पूछता है कि तुम ये बताओ इन चारों सोल्जर्स का काम किस तरीके से डिवाइड किया गया है। तभी वेजुआंग बैठता है और बताता है कि इन सभी का काम मिलिट्री, फाइनेंस, पॉलिटिकल और असेशन से रिलेटेड है। फिर वो उनमें से एक द ब्लड मर्करी के बारे में बताता है जिसके पास लगभग 1 लाख सैनिक हैं। और उसके बाद वो बताता है कि इमरल्ड टाइगर जिसके पास बहुत सारा पैसा है और इन्हीं दोनों की वजह से लगभग जो वेजुआंग है वो पूरे ही राज्य में कब्जा करना चाहता है। उसके बाद बताता है कि मुझे टाइड एन्चेंट्रेस के बारे में जानना है और द क्लॉकमैन के बारे में। और वो बोलता है मुझे पता है ये सभी मिस्टीरियस हैं, इसलिए हान फाई इन लोगों के बारे में जानना चाहता है। तभी वेजुआंग बताता है कि द टाइड एन्चेंट्रेस है उसका तुम्हारे पापा के साथ एक नाजायज़ संबंध है और तुम्हारे पापा हमेशा उसी के साथ रहते हैं, इसीलिए तुम्हारे पापा उसकी एक भी बात को नकार नहीं पाते और इसी के कारण तुम्हारे पापा उसी के वश में रहते हैं। तभी हान फाई बोलता है बिस्तर में की गई कोई भी बात को कोई भी इंसान कभी भी मना नहीं कर सकता। उसके बाद वेजुआंग बोलता है कि तुम्हारे पापा मिलिट्री इंटेलिजेंस के बहुत बड़े मेंबर हैं और साथ ही वही इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अभी वेजुआंग एक और बात बताता है कि द क्लॉकमैन सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस कैरेक्टर है जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन हान फाई आके बोलता है एक बार मैंने घोस्ट आर्मी का केस सॉल्व कर लिया तो इनमें से आधे तो मेरे फेवर में हो जाएंगे। और फिर हान फाई बोलता है क्या तुम मेरे किसी जोक का वेट कर रहे हो। तो वेजुआंग बोलता है कि जोक तो तुम्हारा बन जाएगा अगर तुमने कोर्ट के सामने ये नहीं बता पाया और सॉल्व नहीं कर पाया केस। तभी हान फाई बड़े ही अजीब तरीके से मुस्कुराने लगता है और फिर वो बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं फियरलेस वॉरियर्स को अपने हिसाब से देख लूँगा। फिर वे जुआंग हान फाई की तरफ देखने लगता है तो हान फाई बोलता है अच्छा होगा तुम मेरी जगह अगर जीनू को देखो, जीनू ज़्यादा खूबसूरत है। तो फिर वे जुआंग बोलता है कि तुम्हारे पास कोई आइडिया है कि वो लोग कितने ज़्यादा ताकतवर हैं, नाइटफॉल ने कितने ज़्यादा अपोनेंट्स को अभी तक ख़त्म कर दिया है, क्या तुम्हें पता है? वो तुम्हें भी इसी तरीके से मार देंगे। तो हान फाई बोलता है मेरे पास मेरी तलवार है और वो मुझे बचा लेगी। और हान फाई बोलता है मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ वो लोग कितने ज़्यादा खतरनाक है। फिर हान फाई और वे जुआंग एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा घूरने लगते हैं और एक दूसरे की तरफ एकदम आंखों में आंखें लड़ाए हुए होते हैं। तभी हान फाई हंसने लगता है और बोलता है तुमने सबसे पहले मूव किया, इसका मतलब मैं जीत गया और तुम्हें पहले ड्रिंक करनी होगी। और वो फिर सब के सब हंसने लगते हैं कि इसको अभी भी मजाक सूझ रहा है। उसके बाद वेजुआंग पूछता है तुम्हारा प्लान क्या है। तो बोलता है कि मेरा प्लान है। तो फिर हान फाई बोलता है मुझे एक ऐसे मेंबर की ज़रूरत है जो इन सभी पर नज़र रख सके और सारी की सारी खुफिया जानकारी हम लोगों को आके दे सके। तभी जीनू बोलती है कि शायद मेरे माइंड में एक ऐसा आदमी है जो तुम लोगों को इस सभी के बारे में जानकारी दे सकता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें जनरल का सीन दिखाया जाता है जो एक लड़की के साथ बैठा होता है और वहीं पर एक मिस्टीरियस मैन बैठा होता है जिसका नाम द क्लॉकमैन होता है। उसके बाद जनरल उससे पूछता है क्या मैंने तुम्हें जो काम दिया था वो तुमने पूरा कर दिया। तो बोलता है जी जनरल मैंने सारा काम पूरा कर दिया। और उसके बाद वो जनरल उससे बोलता है कि क्या तुम्हें गिफ्ट चाहिए। बोलता है क्या गिफ्ट। तो वो बोलता है मैं तुम्हें इस लड़की को देना चाहता हूँ, क्या तुम इस लड़की को एक्सेप्ट करोगे और तुम्हें मेरा गिफ्ट कैसा लगा ज़रा बताओ ज़रा मुझे। और उसके बाद वो बोलने लगता है क्या सोच रहे हो तुम, जल्दी जवाब दो। उसके बाद क्लॉकमैन बोलता है मैं मना ही करूँगा, मैं ये वुमेन आपसे रिलेटेड है और आप इसके मालिक हो तो मैं इसे कैसे एक्सेप्ट कर सकता हूँ। तो वो बोलता है कि यही मैं सुनना चाहता था कि जो मुझसे नीचे है वो हमेशा मुझसे नीचे रहे और मेरी बराबरी करने की कभी कोशिश ना कर सके। इससे मैं समझ चुका हूँ कि तुम कोई स्टूपिड नहीं हो। और उसके बाद अवेयर रहने के लिए उसको बोल के चला जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर मोया और वाईफेंग एक जगह पर बैठे होते हैं और वाईफेंग कुछ सोच रहा होता है। तभी मोया उससे जाके बात करता है कि हम लोग नाइटफॉल के सोल्जर्स हैं, जैसे ही नाइट होगी हमारा काम शुरू हो जाएगा। तभी वाईफेंग बोलता है कि इतने सारे लोगों ने हमारी वजह से लाइफ गंवाई है। तो मोया उससे बताता है कि हर सेकंड में कोई ना कोई मर रहा होता है, हर मिनट में कोई ना कोई मर रहा होता है। लाइफ किसकी होनी चाहिए, डेथ किसकी होनी चाहिए, ये हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते हैं।
उसके बाद मोया बोलता है कि उन लोगों को एक चीज़ कभी नहीं करनी चाहिए थी, और वो चीज़ थी कि उन लोगों को जनरल से कभी भी मतलब नहीं रखना चाहिए था और उनके रास्ते में नहीं आना चाहिए था। फिर वो बाईफैंग से बोलता है कि तुम ज़्यादा मत सोचो। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, एक लड़की दिखाई जाती है जो कि बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रही होती है, जिसका नाम होता है नोंगयू, और ये बहुत अच्छे से एक बहुत अच्छा पियानो टाइप का इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रही होती है, और वहाँ पर सभी लोग ये सब सुन रहे होते हैं। वहाँ हान फाई भी बैठा रहता है जो कि उसकी मधुर आवाज़ में एकदम खो जाता है, और वो बहुत अच्छे से इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रही होती है। तभी हम देखते हैं कि हान फाई किसी सपनों की दुनिया में खो चुका है, और उसके सामने बहुत सारी वादियाँ आने लगती हैं, हरे हरे जंगल दिखाई देने लगते हैं, वाटरफॉल्स दिखाई देने लगती हैं, रिवर्स दिखाई देने लगती है, और ऐसा लगता है जैसे हान फाई उसके म्यूज़िक में पूरी तरीके से खो चुका है। तभी वो देखते हैं कि हान फाई की आँख से एक आंसू गिर चुका है, और हमें पता चलता है कि ये जो नोंगयू होती है वो बहुत ही इमोशनल म्यूज़िक प्ले कर रही होती है। उसके बाद प्रिंस उसकी तारीफ़ करता है, तो नोंगयू बोलते हैं कि आप इतने ज़्यादा मेरी तारीफ़ ना करें, और प्रिंस उससे बोलता है कि मुझे तुम्हारी म्यूज़िक स्किल बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है और मेरे हिसाब से तुम सबसे अच्छी हो। तभी जीनू नोंगयू से बोलती है, क्या तुम्हारे लिए प्रिंस के लिए कोई फीलिंग है? तभी नोंगयू हंसने लगती है, और उसके बाद प्रिंस बताता है कि मैं कभी ऐसे इम्प्रॉपर थॉट्स उसके लिए नहीं लाऊंगा। तभी जांग लियांग बोलता है कि ये म्यूजिक शायद टीयर ऑफ द सी है। और उसके बाद द जेम स्टोन ऑफ द रेनिंग फायर नोंगयू के कोट पर लगा हुआ है। फिर नोंगयू से वो इसके बारे में पूछता है, तो नोंगयू बताती है कि ये बहुत ज़्यादा रेयर है, और उसके साथ ही ये उसके फादर ने उसको गिफ्ट किया था। उसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि कोई चिल्ला रहा होता है, और वो होता है द लेफ्ट मिनिस्टर ऑफ द वॉर। और उसके बाद एक लड़की आती है जीनू के पास में, और वो बोलती है कि द लेफ्ट मिनिस्टर ऑफ द वॉर बहुत ज़्यादा हल्ला कर रहा है, और उसके साथ वो बहुत ज़्यादा बदतमीजी कर रहा है, और उस लेफ्ट मिनिस्टर का नाम होता है द लॉर्ड ल्यू। और उसके बाद जीनू वहाँ से जाने लगती है और प्रिंस से अलविदा लेती है और बोलती है मैं जाके उसको हैंडल करती हूँ, क्योंकि वो ये बोल रहा होता है कि मुझे द नोंगयू से मिलना है, जो कि अभी म्यूज़िक प्ले कर रही होती है। और इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको न्यू सीरीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ जिसका नाम है टेल्स ऑफ द स्पिरिचुअल स्टोन, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी एनिमे सीरीज़ है जो कि अभी अभी 2022 में रिलीज़ हुई है, और ये देख के आपको एकदम टेल्स ऑफ डीमंस एंड द गॉड्स की याद आ जाएगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, और थैंक यू भाइयों, इसी तरीके से सपोर्ट दिखाते रहें।